नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। विख्यात अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी के पक्ष में एक तरफा नहीं होने जा रहा है। इस चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की खास भूमिका होगी। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने आज 14 जनवरी को न्यूज एजेंसी पीटीआई को लंबा इंटरव्यू दिया। यह इंटरव्यू 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में डॉक्टर सेन ने 2024 के लोकसभा चुनाव और दूसरे हिस्से में नागरिकता कानून लाए बिना अल्पसंख्यकों की भूमिका को बीजेपी द्वारा खत्म किए जाने पर बात की है। डॉक्टर सेन ने पीटीआई से खास इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि 2024 आम चुनाव के लिए कई क्षेत्रीय दल साफ तौर पर महत्वपूर्ण हैं। इनमें डीएमके एक महत्वपूर्ण पार्टी है, तृणमूल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी की कुछ स्थिति है, लेकिन क्या इसे बढ़ाया जा सकता है मुझे नहीं पता। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सेन ने एक सवाल पर कहा कि बीजेपी के मुकाबले कोई पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, सिर्फ इसी नजरिए को मान लेना गलत होगा। हालांकि बीजेपी ने खुद को हिंदुओं की पार्टी के रूप में स्थापित किया है, लेकिन इस वजह से बीजेपी को मजबूत मान लेने का नजरिया गलत होगा। क्षेत्रीय दलों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। मोदी के मुकाबले ममता बनर्जी को बतौर पीएम प्रत्याशी के सवाल पर अमर्त्य सेन ने कहा, हालांकि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, लेकिन दूसरी ओर ये भी अभी तक स्थापित नहीं हुआ है कि ममता बीजेपी के खिलाफ जनता की निराशा की ताकतों को एकजुट तरीके से खींच सकती हैं ताकि इसे संभव बनाया जा सके। लेकिन उनके पास भारत में राजनीतिक दलों की गुटबंदी को खत्म करने के लिए नेतृत्व है। डॉक्टर सेन ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी इस इंटरव्यू में ये भी की है कि बीजेपी ने भारत के नजरिए को काफी हद तक तंग कर दिया है। इसने भारत की समझ और पहचान को सिर्फ हिंदू भारत और हिंदी भाषी भारत के रूप में इस तरह संकुचित कर दी है कि अगर आज भारत में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है तो ये दुख की बात होगी। अर्थशास्त्री ने बीजेपी को बहुत मजबूत बताए जाने के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मजबूत और शक्तिशाली दिखती है तो इसमें कमजोरी भी है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर अन्य राजनीतिक दल वास्तव में कोशिश करते हैं तो वो बहस में आ जाएंगे। मैं विरोधी दलों को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मानता। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 2024 के चुनाव जीतने की कांग्रेस की क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया। उनका मानना है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, लेकिन अखिल भारतीय नजरिया रखने वाली यही एकमात्र पार्टी है। डॉक्टर सेन ने कहा कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है और मुझे नहीं पता कि कोई कांग्रेस पर कितना भरोसा कर सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस निश्चित रूप से एक अखिल भारतीय नजरिया प्रदान करती है जिसे कोई अन्य पार्टी नहीं ले सकती है। पार्टी में भीतर से विभाजन है, यानी पार्टी बटी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे राहुल गांधी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखकर उन्हें आर्थिक हालात के प्रति सजग किया है। राहुल ने लिखा है कि देश की मौजूदा सरकार की वजह से देश में स्थायी आर्थिक संकट पैदा होने की स्थिति आ गई है। राहुल का कहना है कि देश भर में निराशा की भावना है। राहुल गांधी का ये पत्र पार्टी कार्यकर्ता हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत घर घर पहुंचाएंगे। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ये पत्र लिखा था, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल ने लिखा, साफ तौर पर एक आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, गंभीर कृषि संकट और देश की संपत्ति पर कॉरपोरेट का पूरा कब्जा ये मौजूदा हकीकत है। लोग अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं, उनकी आय और गिर रही है। उन्होंने बेहतर भविष्य का जो सपना देखा था वो बिखर रहा है। देश में निराशा की भावना गहरी होती जा रही है। पत्र में राहुल गांधी ने 2 नारे भी लिखे हैं, अपने दिलों से डर हटाओ और डरो मत। राहुल ने लिखा, हमारे देश के लोगों को एहसास है कि जब तक हम अपनी विविधता को गले नहीं लगाते और कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करते, हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारत उस नफरत को खारिज कर देगा जो समाज में दरार पैदा करते हैं। हम जाति, धर्म, भाषा, लिंग और अन्य सभी मतभेदों से ऊपर उठेंगे। देश की महानता विविधता में, हमारी एकता में निहित है। आप सभी को मेरा संदेश, डरो मत, अपने दिलों से डर निकालो और नफरत तुम्हारे भीतर से गायब हो जाएगी। बता दें, कांग्रेस 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रही है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। घर घर जाकर राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पार्टी का लक्ष्य इस पत्र को सौंपने के लिए लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6 लाख गाँव और 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों को कवर करना है। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे पंजाब में कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया। शनिवार को संतोख सिंह चौधरी को यात्रा में चलते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ा। चौधरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र 77 साल थी। वो जालंधर लोकसभा सीट से सांसद थे। वो पंजाब की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पंजाब कांग्रेस के तमाम सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने संतोख सिंह चौधरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
चौधरी के निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस और सीपीआईएम त्रिपुरा में एक साथ आ गए हैं। शुक्रवार को इस बात की घोषणा कर दी गई कि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में गठबंधन में लड़ेंगी। कांग्रेस महासचिव अजय कुमार और सीपीआईएम राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी की शुक्रवार शाम बैठक हुई। इसके बाद ही साथ लड़ने का ऐलान कर दिया गया। अजय कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की टीम ने रणनीति बनाने और सीट शेयरिंग को लेकर सीपीआईएम राज्य सचिव के साथ बैठक की। हम विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। वहीं जितेंद्र चौधरी का कहना था कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और सीपीआईएम ने बातचीत शुरू की। बीजेपी पिछले 5 सालों से संविधान पर हमला कर रही है। ऐसे में सीटों की संख्या नहीं बल्कि बीजेपी को हराना मायने रखता है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस और सीपीआईएम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2018 में बीजेपी ने सहयोगी पार्टी के साथ सीपीआईएम की 2 दशक से अधिक समय से चली आ रही सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता में काबिज हो गई। इसके बाद से ही इस बार सीपीआईएम बीजेपी को हराने के लिए पूरी जी जान से लग गई है। उसका कहना है कि समान विचारधारा वाले दलों को साथ लिया जाएगा, जिससे वोट न बटे और बीजेपी को हराया जा सके। सबका मकसद बीजेपी को हराना है। मालूम हो कि 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 35 सीटें पाई थी और उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने 8 सीटें पाई थी और मुख्य विपक्षी दल बनी सीपीआईएम को 16 सीटें मिली थी। 60 सीटों वाले राज्य में सीटों का अंतर तो 2 गुने से अधिक रहा, लेकिन वोट फीसदी में बहुत ही कम अंतर रहा था। बीजेपी को जहां 43.59% वोट मिला था तो सीपीआईएम को 42.22% वोट हासिल हुआ था। डॉक्यूमेंट्री काली के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दायर एफआईआर से सुरक्षा को लेकर फिल्म निर्माता लीना मडिमेकलई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से इन्हें खारिज करने का आदेश देने की अपील की। लीना की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। अपनी याचिका में लीना ने कहा कि उन्हें कई फोन मिल रहे हैं जिनमें उन्हें हत्या की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर काली का पोस्टर डालने के बाद उन्हें बलात्कार और जान से मार डालने की धमकी मिल रही है। बता दें, काली फिल्म के पोस्टर में महिला को काली की पोशाक पहने हुए सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और दूसरे हाथ में प्राइड फ्लैग है। इसी को लेकर काफी विवाद हुआ था और मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरा फोन मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी भरे फोन कॉल नितिन गडकरी के कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर आए हैं, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने गडकरी को जान से मारने की धमकी दी है। फोन करने वाले शख्स ने यह भी बताया है कि गडकरी के कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके अलावा धमकी देने वाले शख्स ने 100 करोड़ रुपए की मांग भी की। धमकी भरा कॉल मिलने के बाद नितिन गडकरी के दफ्तर और उनकी निजी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस धमकी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है और उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया। मामला शनिवार सुबह लगभग 11:30 बजे का है। नितिन गडकरी के नागपुर स्थित जनसंपर्क कार्यालय में अज्ञात शख्स ने गडकरी को जान से मारने की धमकी दी और साथ में 100 करोड़ रुपए की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए गडकरी के कार्यालय के लोगों ने नागपुर पुलिस को फौरन ही इस मामले की जानकारी दी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान से जेडीयू ने किनारा कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बयान को लेकर जो भी फैसला लेना है वो आरजेडी को लेना है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के लोगों का, सभी धर्मों को मानने वालों का सम्मान करती है। ललन सिंह ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का भी सम्मान करती है। जबकि आरजेडी की बिहार इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया था और कहा था कि पार्टी उनके बयान के साथ खड़ी है। जगदानंद सिंह ने कहा था कि कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं और आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। बता दें, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान अपने संबोधन में रामचरितमानस, मनुस्मृति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक एम.एस. गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स को नफरत फैलाने वाला बताया था। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और बीजेपी ने मांग की थी कि शिक्षा मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। इस मामले में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार में शिक्षा मंत्री के खिलाफ 2 जगहों मुजफ्फरपुर और किशनगंज में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि ऐसे मामलों में चर्चा करने से बीजेपी को सीधा फायदा होता है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में ऐसी आशंका है कि आरजेडी को केंद्र सरकार से कुछ लाभ चाहिए और इस लाभ के बदले बीजेपी को फायदा पहुंचाना होगा और इस तरह के बयानों से इस आशंका को और बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं।
उधर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने शनिवार को पटना में रामचरितमानस का पाठ किया। जेडीयू के रुख से ऐसा साफ लगता है कि वो इस तरह के विवादों में नहीं पड़ना चाहती जिससे बिहार में चल रही महागठबंधन की सरकार पर हिंदू धर्म के अपमान का कोई आरोप लगे और बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो। जांच एजेंसी सीबीआई शनिवार को दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय में स्थित दफ्तर पर पहुंची। सिसोदिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा कि जांच एजेंसी ने उनके घर और दफ्तर में छापे मारे थे, लॉकर की तलाशी ली और यहां तक कि उनके गांव में छानबीन की, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला था और ना ही मिलेगा क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। बता दें, दिल्ली सरकार के द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई आबकारी नीति के मामले में बीते साल सीबीआई ने सिसोदिया के घर की तलाशी लेने के साथ ही बैंक के लॉकर को भी खंगाला था। ईडी ने भी इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया के द्वारा सीबीआई रेड का आरोप लगाने की बात से सीबीआई ने इनकार किया है कि उसने सिसोदिया के घर पर किसी तरह की छापेमारी की। एजेंसी ने कहा कि सीबीआई की टीम दस्तावेज लेने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के दफ्तर गई थी और ये कोई छापा नहीं था। वहीं आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई ने अब तक ये नहीं बताया कि पिछली छापेमारी में उसे क्या मिला था। हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। सांसद फैजल को अदालत ने हत्या के प्रयास में बुधवार को 4 लोगों को सजा सुनाई थी, जिनमें मोहम्मद फैजल भी शामिल थे। दोषियों के हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल जेल की सजा दी गई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि 11 जनवरी से फैजल को लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस तारीख को उन्हें सजा सुनाई गई थी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी -4 डिग्री पारा गिरने की भविष्यवाणी को प्राइवेट वेदर फोरकास्ट सर्विस एजेंसी स्काईमेट वेदर ने गलत बताया और कहा कि दिल्ली का तापमान 0 से नीचे नहीं गिरेगा। बता दें कि मौसम विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि अगले सप्ताह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है, जिसके बाद स्काईमेट ने कहा कि अखबारों और टीवी चैनलों में अफवाहें चल रही हैं कि दिल्ली में भी तापमान 0 से नीचे जाएगा, जो कि गलत है। ये गलत भविष्यवाणी है, शायद कुछ हाईलाइट पाने के लिए। कृपया ऐसी निराधार अफवाहों पर विश्वास न करें। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को कहा कि देश में 7 दिसंबर 2022 को कड़े जीरो कोविड नीति को समाप्त करने के बाद से कोरोना से करीब 60,000 मौतें हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के चिकित्सा मामलों के विभाग के निदेशक जियो याहुई ने शनिवार को कहा कि 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक 36 दिनों की समय सीमा में कुल 59,938 मौतें हुई हैं। इसमें कोरोना की वजह से सीधे सांस लेने में परेशानी के कारण 5,503 मौतें हुई, जबकि 54,435 मौतें उन लोगों की हुई जो पहले से बीमार थे और फिर संक्रमित हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में खेले जाने वाली एक दिवसीय सीरीज और T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। 18 जनवरी से शुरू हो रही इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत आएगी। दोनों टीम 3 एक दिवसीय सीरीज और 3 T20 मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज भी भारत में खेली जाएगी। इसके लिए भी पहले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को शामिल किया गया है। ये पहली बार है जब इन दोनों खिलाड़ियों को टेस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा पृथ्वी शॉ को T20 मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है। वो करीब साल भर बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। इस बार भी ODI के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है और T20 के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।